हेलो व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो भी बच्चा जेई या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है या अपने आगे किसी बड़े एग्जाम्स जैसे यूपीएससी या और भी चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम तो हर बच्चे के लिए उतना ही है, डे नाइट मिला के 24 घंटा हर बच्चे के लिए है। कुछ बच्चा टॉपर्स बनता है, कुछ फेलियर होता है। रीजन है उस टाइम को वो यूटिलाइज कैसे करता है। तो एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक इन बच्चों के लिए आता है कि वो स्कूल कौन सा करें। बहुत सारे लोग कहते हैं अटेंडिंग करो, बहुत सारे कहते हैं नॉन अटेंडिंग करो। कोई उसके मेरिट्स गिनाता है, कोई डिमेरिट्स गिनाता है एंड बहुत सारी बातें। मैंने बहुत सारे वीडियो को एनालिसिस किया इसके बेसिस पर, अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग, और मैंने पाया कि कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जो उसके हर एस्पेक्ट को टच कर रहा हो, हर एक इंफॉर्मेशन दे रहा हो और कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डिसाइड कर पाए कि क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे वीडियो को एनालिसिस करने के बाद मैंने फिर ये डिसाइड किया कि एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें मेरा जो 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर लोगों को मैं एक सही सलाह दे सकूं, सही गाइड कर सकूं कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे उनके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर इजीली बन सकें, आसानी से कंपटीशन फेस कर सकें। चलिए आते हैं टॉपिक पर, अटेंडिंग एंड नॉन अटेंडिंग स्कूल। कुछ लोग नॉन अटेंडिंग स्कूल को फ्लाइंग स्कूल भी बोलते हैं, कुछ डमी भी बोलते हैं। क्या फर्क है इन सब में? देखिए, रेगुलर स्कूल तो हर कोई जानता है, हम इतने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, नाम लिखाते हैं, वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। हर रोज सुबह से क्लासेस लगती हैं, किसी में 7:30 बजे, किसी में 8 बजे, 1:30-2 बजे तक छुट्टी हो जाता है। एक दिन में 8 क्लासेस, 7 क्लासेस, 8 क्लासेस लगती हैं। फिर हमें होमवर्क दिया जाता है, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाती है, फिर कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद टेस्ट होता है एंड सो चीजें होता है, ये सभी जानते हैं। नॉन अटेंडिंग स्कूल बहुत सारे लोगों के लिए यह है कि ये क्या होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होंगी, सही भी है या गलत भी है एंड सो। नॉन अटेंडिंग स्कूल कोई अलग से स्कूल नहीं होता। पहली मिथ है कि नॉन अटेंडिंग स्कूल अलग होता है। जी नहीं, नॉन अटेंडिंग स्कूल कोई अलग से स्कूल नहीं होता। जो अटेंडिंग स्कूल है उसी अटेंडिंग स्कूल में से कुछ स्कूल कुछ बच्चों को नॉन अटेंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा उनका बहुत सारे फैक्टर्स है, बट सबसे मेन फैक्टर्स होता है इकोनॉमिकल ग्राउंड। उनके स्कूल में बच्चे कम होते हैं, उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है या सीट खाली होती है, तो कहते हैं कि इन सीट पर हम कुछ ऐसे बच्चों को दे दें जो हमारे यहाँ स्कूल में नहीं आए और हमें पैसे मिल जाए। तो वो अपने ही स्कूल में, उसी अटेंडिंग स्कूल में कुछ बच्चे को एडमिशन दे देते हैं जो स्कूल अटेंड करने नहीं आता है। तो पहले मिथ है कि ये अलग अलग होता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।
अटेंडिंग स्कूल के अंदर ही नॉन अटेंडिंग स्कूल की फैसिलिटी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फैक्टर कहते हैं कि पैसे के मामले में क्या है। नॉन अटेंडिंग स्कूल में जनरली 70 to 80% फी लिया जाता है, जितना रेगुलर स्कूलिंग का है। तो ये कुछ मायने में इकोनॉमिकल भी है। आपको यदि 1 लाख 1 साल का फीस लग रहा है तो उसके जगह पर आपको 70 से 75 हजार रुपए लग रहा है, तो 25 हजार का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो इस मायने में वो बेनिफिशियल है आपके लिए। चलिए दूसरी आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नॉन अटेंडिंग स्कूल में सेम रेगुलर स्कूल की तरह ही एडमिशन प्रोसीजर होता है, सेम एग्जाम प्रोसीजर होता है, सेम टेस्ट लिया जाता है, सेम प्री बोर्ड होता है, सेम आई कार्ड बनते हैं, हर एक फैसिलिटी सेम ही होता है, ये अलग नहीं होता। क्लासेस भी लगती हैं, बट जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको दिक्कत क्या आती है इस पर बात करते हैं। यदि आप रेगुलर स्कूलिंग जाते हैं तो आपको सुबह 6 बजे उठना होता है, क्योंकि 7-7:30 बजे से आपके स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं। 1:30 बजे से 2 बजे आप फ्री होते हैं, उसके बाद आप घर आते हैं। आधा घंटा से 45 मिनट के करीब आपको आने में, घर आने में टाइम लगता है। फिर आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर आपके 3:30 बजे के आसपास कोचिंग शुरू हो जाता है। फिर आप कोचिंग जाते हैं, वो 7:30-8 बजे तक चलता है। यदि ये प्रोसीजर सुबह 6 बजे से शुरू होके 8:30 बजे 9 बजे तक चलता है, तो आप उस पीरियड में तो कंटिन्यू भाग रहे होते हैं, इसको कवर करना है, उसको कवर करना है, ये करना है। तो आपके पास अब जो टाइम बचता है वो रात के 10 से 10:30 बजे तक का, मीन्स 1.5 घंटे से 2 घंटे का टाइम बचता है। उस 1.5 से 2 घंटे के टाइम पीरियड में आपको स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना है। सारे टीचर्स के होमवर्क होंगे इधर, 8 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट जो क्लासेस हुई है उसके सारे का आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क आपको करके ले जाना है। फिर जो कोचिंग में आपने पढ़ा है उनकी चीजों को यदि आप रिवाइज नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उससे ये नुकसान होता है कि आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा, या आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा अगला कॉन्सेप्ट, नंबर ही नहीं आएंगे। तो आपके लिए फिर ये दिक्कत क्या हो जाती है कि आप रेगुलर स्कूल में पढ़ते हो तो टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके पास टाइम ही नहीं बचता। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि स्कूल का जो टीचर है वो कुछ अलग चीज पढ़ा रहा होता, कंपटीशन का जो टीचर है वो कुछ और चीज पढ़ा रहा होता है। अब अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाई हो रहे हैं एक सब्जेक्ट में। ऐसा आपके पास मान लिया कि 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, तो इन तीनों के अलग अलग चैप्टर्स चल रहे होंगे स्कूल में, तो आपके लिए तो ऐसे ही टाइम नहीं था रिवाइज करने के लिए। अब ऊपर से ये हो गया कि 6 चैप्टर्स एक साथ चल रहे हैं आपके, 3 स्कूल में अलग अलग और 3 कोचिंग में अलग अलग, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम फेस होने लगती है। अब यदि एग्जाम होता है इसके ऊपर से, मान लीजिए 1 महीने 1.5 महीने के बाद स्कूल में एग्जाम हुआ, तो आपने तो वो चैप्टर पढ़ा लेकिन रिवीजन तो किया ही नहीं, प्रैक्टिस तो किया ही नहीं, तो आपको नंबर ही नहीं आएंगे। सिमिलरली कोचिंग में आपका टेस्ट हुआ, आपने रिवीजन तो किया ही नहीं, प्रैक्टिस तो किया ही नहीं, तो वहां भी आपको नंबर नहीं आएंगे। अब स्कूल में भी फेल और कोचिंग में भी फेल। पेरेंट्स ने इतने पैसे लगा करके आपको स्कूल में एडमिशन कराया, कोचिंग में कराया, और दोनों जगह फेल, वो तो बड़ी डिसअपॉइंटेड होते हैं, बड़ी टेंशन में कि इतना पैसा लगाया, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये तो पास ही फेल हो गया पहले ही टेस्ट में। चलो फिर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। फिर दूसरा आपका टर्मिनल होता है, 2 महीने 1.5 महीने के बाद कोचिंग में भी टेस्ट होता है, फिर सेम कहानी रिपीट होती है।
और ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। फिर उसके बाद जब तक हाफ ईयरली आ जाता है, बच्चा अपने हाथ खड़े कर देता है कि अब या तो मेरा स्कूल छुड़वाओ या मेरा कोचिंग छुड़वाओ, मेरा दोनों होना नहीं है। समझे? पेरेंट्स भी डिसअपॉइंटेड कि कहां तो सपने थे डॉक्टर इंजीनियर बनाने और कहां यहाँ सीबीएसई में ही पास नहीं हो रहे हैं। तो इसके बाद एक को छोड़ दिया जाता है। जो बच्चे कंटिन्यू करते हैं तो अब वो पेरेंट्स थक हार करके कहते हैं चलो जैसा करना है करो। फिर बच्चा फिर कोचिंग जाता है, स्कूल जाता है, समझ तो आ ही नहीं रहा है। वो थोड़े दिनों के बाद डिसअपॉइंटेड वो करके वो भी गिव अप कर देता है। तो अब कंपटीशन पास करना छोड़ दिया उन्होंने, टारगेट से ही हटा दिया। जस्ट अब बहे जा रहे हैं, एक धारा में कहते हैं कि बहे जा रहे हैं, टारगेट तो कोई है ही नहीं। चलिए, एक और प्रॉब्लम क्या होती है स्कूल और कोचिंग के साथ। स्कूल के जो टीचर होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते, और जो कंपटीशन वाले हैं वो कहते हैं मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं, या पढ़ाते भी हैं। तो स्कूल का टीचर और कोचिंग का टीचर यदि सेम चीज भी पढ़ा रहा है ना, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। स्कूल का टीचर अपनी किताब की लिखी चीजों को एकदम बिल्कुल बाइबल की तरफ मान के चलता है, उसको अपना तो उतना समझ है नहीं। मैं सारे टीचर की बात नहीं कर रहा, कुछ टीचर बहुत बढ़िया होते हैं स्कूल के, उनकी बढ़िया नॉलेज है, और कुछ टीचर कंपटीशन के भी हैं जिनको समझ नहीं होता। यदि टेस्ट ले लिया जाए तो यदि स्कूल के 30% टीचर पास होते हैं टेस्ट में, तो कंपटीशन के भी 50-60% फेल हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। सब्जेक्ट का उनको भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो भी रट के याद करके जाके पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझ आता नहीं है। तो ये परेशानी होती है। यदि कंपटीशन के टीचर ने पढ़ाया, सीबीएसई के टीचर ने पढ़ाया, और उसके दोनों के बीच में कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है या अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो बच्चा और परेशान होता है और वो डायलेमा में है। टीचर तो दोनों ही उनके लिए, दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही पूजनीय हैं, किसकी बात को माने किसकी बात को ना माने, ये उसके लिए एक इशू होता है, और बहुत बड़ा इशू है ये। अगला होता है, इससे थोड़ा और बड़ा है वो, और भयंकर है। स्कूल के टीचर ने कोई सवाल पूछा और बच्चे ने उसका डिटेल एनालिसिस या वो आंसर्स दिया जो टीचर को नहीं आता या टीचर को इतना पता नहीं है। तो अब उस टीचर को लगता है कि ये मेरे सामने ज्यादा नॉलेज दिखा रहा है या ज्यादा नॉलेज गेन कर चुका है, तो मेरी तो इंसल्ट हो रही है, मेरी तो बेइज्जती हो रही है। क्योंकि क्लास में ओवरऑल तो बहुत सारे बच्चे हैं, उस बच्चे ने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया और टीचर को नहीं आता है, तो टीचर का ईगो हर्ट होता है। अब उस टीचर का टारगेट होता है कि इस बच्चे को, वो जो पूरा बच्चों का वीर है या जो नहीं पढ़ रहे हैं कंपटीशन, उससे सेपरेट कर दें, उसको एज ए एलियन की तरह ट्रीट करें, या उसको उस स्कूल से, उस सोसाइटी से एक अलग आइडेंटिटी माना जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको टाउंट कसा जाता है, और कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता है कि उसको डिमोरलाइज ना किया जाए। अब बच्चे के लिए इतनी मुश्किल सिचुएशन होती है कि अब उस गुरु की बात को कैसे माने। फिर स्कूल टीचर के बहुत सारे फालतू की एक्टिविटीज होंगी, काम की प्रैक्टिस करना है, कॉपी बनाना है, आंसर्स लिखना है, देख के ही लिखना है, कॉपी पेस्ट करना है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो करना है। नहीं तो आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं टीचर की, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपका कंप्लेन जाएगा। और टीचर की बात को आप काट नहीं सकते भाई, ये तो टीचर की बात को आप काटेंगे तो ये तो आप उनका रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। तो ये बड़ी मुश्किल सीन है आपके लिए। ये सीन बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही नुकसानदायक है। रीजन, आप अपना कॉन्फिडेंस ही लूज कर देते हैं। तो और ये जनरली हम देखते हैं, क्योंकि मेरे भी कुछ बच्चे थे
जिनको मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल में जाते हैं, आंसर्स उन्होंने दिया और टीचर को नहीं आता है, वो तो कहता है जो किताब में लिखा है वही लाइन होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। उसके बियॉन्ड यदि आप बात करते हैं तो आप गलत हैं। हो सकता है वो चीज सही है, डीप नॉलेज वही है, लेकिन टीचर कहता है मुझे ऐसे कोई मतलब नहीं। चलो, तो ये एक सिचुएशन आपके लिए मुश्किल होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण आपको अटेंडिंग स्कूल में परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के व्यू हमने देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। जो रेगुलर स्कूल है उसकी सबसे बड़ी जो डिमेरिट्स होती है वो ये है कि आपका टाइम जो है वो टाइम बहुत खराब होता है और उसके बदले में आपको बेनिफिट कम मिलता है। उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे देखें, आप स्कूल जाते हैं तो आपका सोशल नेटवर्क बनता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनके इंटरेक्शंस होते हैं, आप कहीं स्टेज शेयर करते हैं, कोई और एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, आप टेस्ट देते हैं, आप एग्जाम लिखते हैं, आपकी बहुत सारी गलतियों को बताया जाता है एंड कुछ टीचर कोऑपरेटिव भी होते हैं, वो आपको हेल्प भी करते हैं। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होता है, जो हमारे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि एक बेहतर इंसान बनना है, एक बेहतर सिटीजन बनना है, तो आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया होनी चाहिए। ये आप स्कूल जाते हैं तो ये बहुत सारे सीखते हैं वहां पर। जैसे आपको एक रूटीन मेंटेन करना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करना है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीखना है, अपने से बड़ों को आदर देना सीखना है एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। तो ये उसके मेरिट्स हैं। आते हैं नॉन अटेंडिंग की तरफ। नॉन अटेंडिंग का सबसे बड़ा जो मेरिट है वो ये है कि आपको टाइम बचता है। उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी स्टडी में। जैसे देखिए, सुबह जो 6 बजे से और 2-2:30 बजे तक का भी टाइम था वो आपके पास बच गया, प्लस आप एग्जॉस्ट नहीं होते, तो आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं ज्यादा एनर्जी से, ज्यादा डेडिकेशन से, क्योंकि एक हमारी काम करने की लिमिट है। हम दिन रात या लगातार या बहुत ज्यादा टाइम तक काम करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी कम होगी। तो यदि आपके पास वो 8 घंटे बच जाते हैं 6 बजे से लेकर 2 बजे तक, वो 8 घंटे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस 8 घंटे में से यदि आपने 5 घंटे भी यूटिलाइज कर लिए तो आपका 70-80% काम हो गया। अब आपकी क्या क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देखिए, आपको स्कूल नहीं जाना, आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करना है, ना आपको कॉपी लिखना है, न और पार्टिसिपेशन किसी में करना है, न और एक्टिविटीज। आपको जो टीचर वाला बोधरेशन था कि सीबीएसई वाला स्कूल का टीचर अलग पढ़ा रहा है और कंपटीशन वाला अलग पढ़ा रहा है, ये खत्म। टीचर का ईगो, टीचर की बोधरेशन, टीचर का कॉन्फ्लिक्ट जो था आपके साथ, वो भी खत्म। अब आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, तो आप उसमें बढ़िया करने लगते हैं। अब कुछ पेरेंट्स की ये हमने कंसर्न देखा है कि वो कहते हैं सर, सीबीएसई यदि नहीं पढ़ेगा, स्कूल नहीं जाएगा तो सीबीएसई का कैसे पढ़ेगा, सीबीएसई की तैयारी कैसे करेगा, और स्कूल जाएगा तो बार बार वहां पर टेस्ट देगा, प्रैक्टिस करेगा तो अच्छे नंबर आएंगे सीबीएसई। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है।
मैं बता दूं, सीबीएसई के अंदर जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं वो 95% क्वेश्चंस सीबीएसई के बैक के क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी की बुक का। आप यदि चाहते हैं कि आपको 90% या उससे ऊपर नंबर आए तो आप एनसीईआरटी के बैक का जितना क्वेश्चन है या इन टेक्स्ट जितना क्वेश्चन है आप उसको लिख डालिए, उसके आंसर्स लिख डालिए। और ये 2 बारी आप लिख दीजिए, 3 बारी लिख लीजिए, कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद आप देखेंगे आपको कहीं परेशानी नहीं आया। अब कहते हैं कि जैसे कंपटीशन वाले जो पढ़ाते हैं वो तो सीबीएसई का पढ़ा ही नहीं रहे, तो इसका सीबीएसई कैसे तैयारी होगा? इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं। और मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं तो इसी तरह पढ़ाता हूं और किसी बच्चे को इसमें दिक्कत नहीं आती है। जब आपके कॉम्पिटिशन्स के चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं तो एक चैप्टर जैसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगा करके खत्म हो गया आपका, फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, डाउट डिस्कशन करते हैं। आप उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट या बैक साइड के क्वेश्चंस हैं आप उसको साइमल्टेनियसली एक दिन लगा करके लिख लो रिटन में। इससे क्या होगा कि आपका जो जेई और नीट का कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग होगा और साथ में आपका सीबीएसई का भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अलग से जो आपको पढ़ने के लिए कोई कह रहा था या फिर से दोबारा पढ़ने था, ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। और एक और मिथ है कि सीबीएसई का सिलेबस अलग होता है, कंपटीशन का सिलेबस आता है, ये बिल्कुल ही गलत है। सीबीएसई और कंपटीशन में 90% कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ 10% सेक्शन है ऐसा जहां पर फर्क होता है। सीबीएसई एक बेसिक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, किसी भी चीजों के बारे में एक स्मॉल या कम इंफॉर्मेशन पूछता है, सीधा सीधा सवाल पूछता है, बार बार वही पूछता है। कंपटीशन उसे ट्विस्ट करके पूछता है। कंपटीशन में उसका डिटेल नॉलेज होना आपको जरूरी है, तभी आप बना पाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ये पेन है, ये पेन देखिए, हम सीबीएसई में पढ़ते हैं पेन क्या है और इसका क्या फंक्शन है। हम किसी बच्चे को जिन्होंने पेन देखा ही नहीं है हम ये पढ़ा देते हैं पेन एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखने के काम आता है, रट लो, पेन एक इंस्ट्रूमेंट है लिखने के काम आता है। अब वो बार बार हर साल यही आएगा, पेन क्या है, इसका क्या फंक्शन है। किसी को भी रटवा दीजिए, पेन एक इंस्ट्रूमेंट है लिखने का काम आता है, दैट्स ऑल, वो लिखता रहे, नंबर मिलते रहेंगे। कंपटीशन के अंदर ये पूछेगा कि ये पेन किस चीज से बना है, कितना लिखता है, किस कलर में अवेलेबल है, इसका कॉस्ट कितना है और भी इसके क्या मेरिट्स हैं डिमेरिट्स है। मैं यदि किसी बच्चे को ये समझा दूं कि ये पेन पीवीसी से बना है, ये 1000 मीटर लिखता है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये ड्यूरेबल है, इसका कॉस्ट 5 रुपीज है और ये रिफिलिंग किया जा सकता है। तो यदि फिर पूछा जाए कि पेन क्या है और इसका क्या फंक्शन है तो क्या वो बच्चा नहीं बता पाएगा? वो तो कहेगा मुझे इसके बारे में और भी नॉलेज है कि ये पेन कितने का है, किस चीज से बना है, क्या क्या और खूबियां है एंड सो ऑन। तो ये कहना कि कंपटीशन के कॉन्सेप्ट अलग हैं और सीबीएसई के कॉन्सेप्ट अलग हैं बिल्कुल ही गलत है। 90 to 95% कॉन्सेप्ट सेम ही है। यदि किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो सीबीएसई में भी 90 to 95% मार्क्स ला सकता है और कंपटीशन में भी सिलेक्टेड हो सकता है, बहुत बढ़िया नंबर ला सकता है। यदि कॉन्सेप्ट नहीं आता तो सीबीएसई में तो आप नंबर ले आ सकते हो रट के भी, जैसे हमने बताया कि बैक साइड के क्वेश्चंस को रट लो तो आप नंबर ले आओगे, लेकिन कंपटीशन में आपको 10% भी नंबर नहीं आएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहां ट्विस्टिंग है। आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो आप बना ही नहीं पाओगे। तो
ये उनमें फर्क है। हम कुछ बच्चों से ये सुनते हैं, पेरेंट्स से, कि सर इसके आईआईटी में या नीट में तो बहुत बढ़िया नंबर आ रहे हैं और इसके सीबीएसई वाले स्कूल में तो नंबर ही नहीं आ रहे। इसको आईआईटी तो आता है लेकिन इसको सीबीएसई नहीं आता है। ये बिल्कुल स्टूपिड वाली क्वेश्चन है कि आईआईटी आता है और सीबीएसई नहीं आता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सीबीएसई एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और आईआईटी और नीट उसका एडवांस कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो एप्लीकेशन कैसे आप कर सकते हैं, उसका डिटेल नॉलेज कैसे हो सकता है। हो सकता है वो बच्चा नंबर चीटिंग करके ला रहा हो, चोरी करके ला रहा हो, या टीचर ने नंबर पहले उसको आंसर्स बता दिए हो, या कहीं से उसने आंसर्स समझ लिए हो या रट लिया हो सकता है पैकेज के क्वेश्चंस को रट लिया हो और वही क्वेश्चंस दिया हो तो उन्होंने उसका आंसर लगा दिया, बट एक्चुअल में उसे उस चीज का समझ ही नहीं है। यदि समझ आएगा तो दोनों जगह ही परफॉर्म करेगा वो। इसीलिए यदि आपका बच्चा कंपटीशन पढ़ रहा है तो अलग से कोई सीबीएसई का टीचर ना लगाए, अलग से कोई कोचिंग ना लगाए, और बच्चे का टाइम खराब होगा और वो नुकसानदायक होगा, हार्मफुल होगा बच्चे के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर नॉन अटेंडिंग स्कूल से आपको ये बेनिफिट है कि आपको टाइम बचता है, आपको रिवीजन कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस में टाइम डेडिकेट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस, रिवाइज, स्टडी कर सकते हैं और अपना रिजल्ट बढ़िया बना सकते हैं। हाँ, कुछ दिक्कत होती है कि जैसे सीबीएसई वाले सेक्शन आपको कोचिंग पढ़ाता नहीं है या उसके आंसर्स आप लिखते हैं तो वो करवाता ही नहीं है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे उसे करते ही नहीं। हमने देखा है कि बच्चे एनसीईआरटी या सीबीएसई सेक्शन को कर ही नहीं रहे होते हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक कॉम्पिटिशन्स पढ़ रहे हैं और सीबीएसई वाले सेक्शंस को टच तक नहीं किया, बनाया नहीं क्वेश्चन। अब जब पेपर का टाइम आता है तो उसे यदि आ भी रहा है कॉन्सेप्ट तो उसको शॉर्ट लिख देता है या प्रॉपर लिखता नहीं है। देखिए, कंपटीशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें सिर्फ टिक लगाना है, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो सब्जेक्टिव है। आपको उसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितना लिखना है, क्या स्टेप है, उसके नंबर होते हैं। तो ये चीजें मैंने पहले भी बताया कि आप यदि साथ साथ कर लेते हो कि कंपटीशन का जो जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आप उसके बैक साइड के उसी चैप्टर्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस खुद से लिख लो, आप उसको चेक करा लो, तो आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा और बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि नॉन अटेंडिंग स्कूल जो है वो लीगल है या इलीगल है, इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर नॉन अटेंडिंग स्कूल इलीगल है, करेंगे फंस जाएगा, बच्चे का करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं इस बात पर फोकस करना चाहूंगा। देखिए, लीगल और इलीगल की बात उस ऑब्जेक्ट के लिए होती है जो एग्जिस्ट करता है। एक एग्जाम्पल लिया, ये मेरा मोबाइल है, ये किसी ने चुरा लिया, तो हम पुलिस के पास जाते हैं कि इसने मेरा ये सामान चोरी कर लिया है और इसके लिए इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसे पनिशमेंट दिया जाए या सो ऑन। हमारे पैसे चुरा लिए, हमारा कोई सामान चुरा लिया एंड सो ऑन, या बहुत सारे चीजें। नॉन अटेंडिंग स्कूल एक्चुअल में होता ही नहीं है। नॉन अटेंडिंग स्कूल फॉर्मल में होता ही नहीं है। ये एक इनफॉर्मल वे है। हम नॉन अटेंडिंग स्कूल को एक वर्ड के तौर पर जनरेट किए हैं, एक्चुअल में होता ही नहीं है। चाहे नॉन अटेंडिंग हो, चाहे डमी हो या फ्लाइंग हो, ये एक ही चीज है। ये सारे रेगुलर स्कूल ही है, बस इसमें हम ये करते हैं
कि हमारा नाम लिखा जाता है स्कूल में, स्कूल की चीजों को यूज नहीं करते हैं, अवेल नहीं करते, जैसे उनकी क्लास करना, टेस्ट देना, उनकी एक्टिविटीज को करना, ये सारी चीजें नहीं करते हैं। कागज पर हमारा अटेंडेंस बन रहा होता है, हमारी सारी एक्टिविटीज शो हो रही होती है और हम रेगुलर स्टूडेंट ही शो होते हैं। नॉन अटेंडिंग ना तो कोई स्कूल होता है और ना कोई एडमिशन होता है, ये सारे रेगुलर है। इसीलिए ये मिथ कि नॉन अटेंडिंग इलीगल है या लीगल है, ये बेसलेस है। नॉन अटेंडिंग कोई स्कूल नहीं होता और कोई लीगल और इलीगल का कॉन्सेप्ट ही इसमें नहीं लगता। हाँ, फिर सीबीएसई क्या करता है, ऐसे कुछ स्कूलों में यदि उसे इंफॉर्मेशन मिलता है कि नॉन अटेंडिंग है तो चेकिंग करता है कि बच्चा उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, और यदि उसको अटेंडेंस में या किसी चीज में कोई ऑफ द वे रूल के बियॉन्ड जाकर के कोई एक्टिविटी लगता है तो उस बेसिस पर स्कूल पर कार्रवाई होती है, ना कि नॉन अटेंडिंग के बेसिस पर। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी बच्चे का फर्जी डॉक्यूमेंटेशन है या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट नॉन अटेंडिंग के बेसिस पे कोई उस पे इलीगल वर्क नहीं होता है या इलीगल कोई उस पे रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन ये सब नहीं होते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि लीगल और इलीगल की बात। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूँ। हम किसी होटल में जाते हैं, हम खाना ऑर्डर करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें देता है, हम उसमें से कुछ चीजें अच्छा लगता है तो खा लेते हैं, कुछ चीजें अच्छा नहीं लगा छोड़ देते हैं। उसके लिए हमें पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, ये नहीं कहा जाएगा कि ये इलीगल है, आपको अब जेल जाया जाए या पेनल्टी लगाई जाए या अदर्स। उसी तरह स्कूल की कुछ चीजें हमें अच्छी लगती हैं या हमारी जरूरत है तो इसीलिए हम उसे अवेल करते हैं। कुछ चीजें हमें लगता है कि नहीं है बढ़िया तो हम उस चीजों को नहीं करते हैं। फॉर्मल वे में वो हम करते हैं, कागज पर अटेंडेंस लगता है, कागज पर सारी चीजें शो की जाती है, बट इनफॉर्मल में सिर्फ स्कूल और बच्चा या उनके पेरेंट्स को ही पता होता है कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और ये नॉन अटेंडिंग है। तो इसीलिए इस दुविधा को या ये जो आपका डायलेमा है इसको आप हटाएं और लीगल इलीगल के इशू से बाहर निकले। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर फिर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अब फाइनल कंक्लूजन पर आते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा बच्चा करे और कौन सा नहीं करे। पेरेंट्स जो है ना, एक इसके फेवर में ये रीजन देते हैं कि सर नॉन अटेंडिंग हमने नहीं किया, हमके बाप दादे ने नहीं किया या हम लोगों ने नहीं किया, पता नहीं इसमें क्या होगा, क्या दिक्कत होगा, क्या परेशानी होगा। तो मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, हमारे बाप दादा ने या पुरखे ने मोबाइल नहीं यूज किया था, इंटरनेट नहीं यूज किया था, कंप्यूटर नहीं यूज किया था, आज तो हम कर रहे हैं ना। कितना बेनिफिट है उसका। हमारे बाप दादा कोई सामान खरीदने जाते थे कैश में खरीदते थे, कभी नकली निकला, कभी फट गया नोट, कभी चोरी हो गया, कभी कुछ। आज हम मोबाइल से कर लेते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं। तो क्या नहीं करना चाहिए? हमारे बाप दादा नहीं किया। बहुत सारी चीजें नई नई डिस्कवर हुई हैं, नई नई चीजें हैं, टेक्नोलॉजी डिस्कवर हुई है या कुछ नई चीजें हमने अडॉप्ट की हैं, एक्सेप्ट की हैं, जिसका बेनिफिट है ज्यादा। तो सिर्फ इसलिए कि हमने नहीं किया, हमारे बाप दादा ने किया, हमारे बच्चों को नहीं करना चाहिए, ये तो लॉजिकल ही नहीं लगता है। हम कर सकते हैं, आप एनालिसिस करो कि उसका मेरिट है या डिमेरिट है, जरूरत है या नहीं है, फिर आप उस पर फाइनल डिसीजन करो। मैं अपनी तरफ से ये कंक्लूजन दूंगा कि जो बच्चा डेडिकेटेड है, पढ़ना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है, तो
उसके लिए टाइम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो बच्चा नॉन अटेंडिंग करे और अपने टाइम को यूटिलाइज करे और उससे प्रैक्टिस करे, रिवीजन करे, डाउट डिस्कशन करे एंड सो ऑन, और बढ़िया नंबर लाए। वो बढ़िया रैंक ला सकता है। मैंने ही देखा है कि मेरे कोचिंग में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चा 29 रैंक लाया है, नीट में, एम्स में सेलेक्टेड हुआ है। 11th रैंक लाया है, एडवांस में सेलेक्टेड हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में। और जो स्कूल जा रहे थे वो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में जाकर पास हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नॉन अटेंडिंग कर लेंगे तो आप बढ़िया रैंक ले आएंगे। आप उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हो इस पर डिपेंड करता है। यदि आप नॉन अटेंडिंग कर रहे हो तो मेरा कहना है कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, तब उसका कोई मतलब है, और तभी करें नॉन अटेंडिंग। अदरवाइज क्या होगा, यदि आप डेडिकेटेड नहीं हैं, आप डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं, तो आप उस टाइम को सोने में, मोबाइल में, अपने सोशल दोस्तों के साथ या अदर एक्टिविटी में वेस्ट करना शुरू कर दोगे। तो आपका उधर स्कूलिंग का जो डिसिप्लिन था वो भी खत्म हो गया, और इधर आपने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया और वो भी टाइम आपने वेस्ट कर लिया। तो आपको नुकसान होता है इससे। यदि आप डिसिप्लिन खत्म कर लिए अपना, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते एग्जाम में और इवन फुल लाइफ किसी भी एक्टिविटी में। डिसिप्लिन आपको हर जगह नेसेसरी है, जरूरी है। आपका टाइम मैनेजमेंट ही आपको सक्सेस तक पहुंचाता है। यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल है सक्सेस होना। आप 5 घंटा पर हो, 6 घंटा पर हो, 8 घंटा पर हो, 10 घंटा, ये टाइमिंग मायने नहीं है, लेकिन जितनी टाइम आप पर है, जो आपके वर्क हैं उसे कंप्लीट करना है आपको, और परफेक्टली कंप्लीट करना है। ये नहीं कि दिखाने के लिए आप कंप्लीट कर रहे हो, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो रिजल्ट के लिए आपको अपने सिलेबस को कम से कम 3 बार पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, डाउट डिस्कशन करने होंगे एंड सो ऑन। तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको अटेंडिंग करना चाहिए या नॉन अटेंडिंग करना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कि अटेंडिंग के क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, नॉन अटेंडिंग के क्या मेरिट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। आप किस कैटेगरी में आते हो, आपके लिए कौन सा फिट बैठता है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं कोई अपनी तरफ से डिसीजन दूं तो हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है फायदेमंद भी हो सकता है। और पेरेंट्स भी इस बेसिस पे डिसीजन ना लें कि हमने नहीं किया था, बच्चों के लिए करेंगे, कैसे करेंगे, नुकसानदायक होगा, इस तरह एक मतलब किसी की कही कही बात पर या कहीं से सुनी हुई बात को लेकर के डिसीजन ना करें। मैंने ही बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है। मैं एक चीज फाइनल बताता हूं, जो अटेंडिंग वाले बच्चे होते हैं उसके सक्सेस होने के चांसेस 20 से 30% होते हैं कंपटीशन में, साइमल्टेनियसली, साथ साथ की बात कर रहा हूं। लेकिन जो नॉन अटेंडिंग वाले बच्चे हैं उसके सक्सेस के चांसेस 70 to 75% होते हैं। ये एक्सपीरियंस जो 25 साल का मेरा है, मैंने 25 साल से जेई और नीट वाले को पढ़ाए हैं और हजारों बच्चों का सिलेक्शन कराया है। उस बेसिस पर मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि किसी से सुन के कह रहा हूं। तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको क्या करना है। मैंने सारे फैक्ट्स आपको डिस्कस कर दिए हैं, मेरिट्स, डिमेरिट्स, लीगल, इलीगल। बाकी आप डिसाइड करें
उन सारे को एनालिसिस करें। यदि फिर भी आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए और कुछ चीजें मैंने इसमें नहीं बताई हैं, तो आप मुझे फोन कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर है, उस पे आप मुझे फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो आप लाइक भी कर सकते हैं।